नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरीक इन्फो मीडिया के विशेष इंटरव्यू में मेडिकल सीरीज़ में। और आज हम आए हैं द विंसी क्लिनिक में, प्रसिद्ध विंसी क्लिनिक में। और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, जो कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन है मेरठ के काफ़ी बड़े। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी सबसे पहले अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, मेरी लाइफ जर्नी कोई ऐसी विशेष नहीं है, बट पहले से ही बचपन से थोड़ा पढ़ने का शौकीन रहा था। तो माता पिता ने पढ़ाई के लिए पूरा जोर दिया। हम्म। मेरे फादर पुलिस में थे, तो काफ़ी अलग अलग शहरों में घूमते रहे। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे मेरी पढ़ाई हुई, बट मेनली मेरी स्कूलिंग मोदी नगर से हुई है। अच्छा, मोदी नगर से हाँ हुई है। जी, मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज से। तो सर, मोदी नगर में कौन से सन में? आई वॉज देयर इन 1999। 1999। हाँ या और उसके बाद मेरे फादर का फिर से ट्रांसफ़र हो गया, तो हमें मेरठ आना पड़ा। अच्छा। मेरठ आने के बाद उनकी इच्छा के हिसाब से मैंने मेडिकल प्रिपरेशन शुरू की, और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में। और ये जी, कौन सा सन था सर? ये 2001। 2001। हाँ, 2001 में मैं केजीएमसी मेडिकल केजीएमसी पहुंचा हम्म। लखनऊ। उसी वहीं से मैंने फिर मास्टर्स ऑफ सर्जरी की। और मास्टर ऑफ सर्जरी करने के बाद मेरा मन प्लास्टिक सर्जरी की तरफ ज़्यादा झुक गया, तो मैंने MCH मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन इन प्लास्टिक सर्जरी की, और जो मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से की। ठीक है। और उसके बाद फिर से मतलब लगभग 2014 से मैं मेरठ में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2014 से। जी। तो सर, ऐसी इस फील्ड के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पैशनेट करती थी? जैसा अभी आपने बताया कि भाई आपने स्पेशलाइजेशन स्किन में किया, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको पैशनेट करती है? नहीं, प्लास्टिक सर्जरी में मतलब लोगों को समझ नहीं आता है कि प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली है क्या। हम्म। प्लास्टिक का मैं थोड़ा सा वो बता देता हाँ, हूँ। बताइए। प्लास्टिकोज वर्ड बेसिकली ओरिजिनेट हुआ लैटिन से। हम्म। लैटिन में प्लास्टिकोज का मतलब होता है टू रिकंस्ट्रक्ट और टू रिफॉर्म। हम्म। यानी जो चीज़ आपकी किसी वजह से खराब हो गई है, या भगवान के यहीं से मतलब बन के नहीं आई, मतलब कंजेनाइटल कोई अनोमली है, हम्म। या किसी एक्सीडेंट से, या किसी ट्रॉमा से, या किसी कैंसर से, या किसी और बीमारी से किसी वजह से कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसको सही करने उसे के सही लिए। करना प्लास्टिक सर्जरी कहलाता है। ठीक है। अब आज के समय में एक और ब्रांच इसमें ऐड हो गई, कॉस्मेटिक सर्जरी। हम्म। कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली क्या है कि आपके कोई क्षति नहीं है, बट आप जो आपके पास है, आप उसे और बेहतर बनाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी नाक से खुश नहीं हैं, तो अच्छा, तो मतलब बेसिकली अगर मैं अगर खुद ये बात कहूँ, जो जो ज़्यादातर लोगों को पता है कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में जो अंतर है वो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी जो है जिसमें क्षति हो गई है उसको सही करना, और कॉस्मेटिक ये है कि आपके पास जो है उसमें क्षति नहीं हुई है, आप उसे चेंज कर रहे हैं। मतलब बेसिकली इसे और रिफाइन कर दूँ, प्लास्टिक सर्जरी तो सब कुछ है। ठीक है। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी की अगर हम दो ब्रांच कर लें, तो वन इज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ठीक है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मतलब जो बिगड़ गया उसे बनाना। ठीक है। अनदर इज कॉस्मेटिक सर्जरी। हम्म। कॉस्मेटिक सर्जरी मतलब जो है उसे और बेहतर बनाना। ठीक है। ठीक है। तो तो सर, आपके यहाँ पे जो क्लिनिक पे कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? देखिए, मैं तो लगभग सभी तरह की प्लास्टिक सर्जरी मेरठ में करता हूँ, जैसे? रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक दोनों तरह से। जैसे मतलब हॉस्पिटल्स में मेरा मेनली रिकंस्ट्रक्टिव वर्क ज़्यादा होता हम्म। है। जैसे कटी हुई उंगलियां जोड़ना, कटे हाथ जोड़ना, कैंसर के बाद रिकंस्ट्रक्शन, अच्छा। और नसों को जोड़ना। हाँ ना, ब्रेकल प्लेक्सिस सर्जरी मेरा एक खास इंटरेस्ट है। ब्रेकल प्लेक्सिस हमारे गर्दन से निकलने वाली नसें होती हैं, जिसकी वजह से कई बार चोट लग जाए तो हाथ काम करना बंद कर देता है। तो अच्छा। उसमें मेरा एक विशेष रुचि है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग इस सर्जरी को करते हैं, उनमें से मैं एक हूँ। और बाकी कॉस्मेटिक सर्जरी में आज के समय में जितनी भी अवेलेबल मैक्सिमम कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, मैक्सिमम हमारे पास लाइपोसक्शंस के लिए काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। मेल तो सर, ये लाइपोसेक्शन क्या होता है ये बेसिकली? लाइपोसक्शन बेसिकली चर्बी कम करने का एक तरीका होता है। चर्बी कम करने हाँ, का। जिस इसमें बेसिकली बिना चीरे के एक हुँ। छोटा से छेद से हम एक कैनूला डालते हैं, और हुँ। आपके फैट को निकाल लिया जाता है। और ये ऐसा फैट जो अनचाहा फैट होता है, जो कई बार आपकी काफ़ी मेहनत के बाद भी नहीं जाता। जैसे मेल्स में गायनेकोमेस्टिया एक बड़ी प्रॉब्लम है। हुँ। तो गायनेकोमेस्टिया को हम लाइपोसक्शन से करते हैं, जिसमें कोई चीरा और टाका निशान भी नहीं आता है, और मरीज अपनी इस बीमारी से छुटकारा पा जाता है। आज के समय में टीनेजर्स में गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, कई बार पेशेंट हमारे पास डिप्रेशन में आते हैं। नहीं, लेकिन सर मैंने जितना सुना है, या मैंने जो या बाकी के जो पहले के जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें मैंने ये सुना है कि जो चर्बी कम कराने का जो ऑपरेशन है उसमें जान तक चली जाती है। देखिए, ये लोगों का एक
मिथ है कि चर्बी कम कराने का ऑपरेशन, जो जैसे मैं लाइपोसक्शन बोल रहा हूँ, लाइपोसक्शन बेसिकली उस चर्बी को कम करता है जो हम उसे कहते हैं रेजिस्टेंट फैट, यानी हम्म। जो आपके बॉडी में ऐसा फैट है जो आपकी डाइटिंग से या किसी और तरीके से नहीं जा रहा। जिसके बारे में आप बात करें वो बेसिकली बैरियाट्रिक सर्जरी है। ओके। बैरियाट्रिक सर्जरी इज़ अ डिफरेंट सर्जरी जो वेट रिडक्शन सर्जरी करते हैं। उसमें हम पेट के अंदर काट छाट करते हैं, अच्छा, उसको तो पेट को। इसका मतलब लिपोसक्शन से वो बिल्कुल अलग है हाँ, वो। लिपोसक्शन बैरियाट्रिक सर्जरी डिफरेंट, उसके डिफरेंट है। सर्जन भी अलग हैं। मैं बैरियाट्रिक सर्जरी नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं नहीं, क्योंकि लाइपोसक्शन मैंने करता हूँ। इसीलिए पूछा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने को भी देखा तो जी जी। वो अभी क्या कहते हैं, वो क्या होता है उसमें जान तक चली जाती है। नहीं, वो एक्चुअली देखिए, ये तो मैं आपको वैसे भी बताता हूँ, ऐसा लोगों के मिथ्स बन गए हैं कि बैरियाट्रिक से ऐसा हो सकता है। देखिए, कोई भी सर्जरी होती है, मैसिव सर्जरी, रिस्क तो किसी में भी हो सकता है। और मेरे पास कई बार मेरे पेशेंट मेरे पूछते हैं कि सर ये सर्जरी कितनी सेफ है। तो मैं अगर एक शब्द में बताऊं तो मेरा कहना ये है कि सड़क पे चलने से ज़्यादा ज़्यादा सेफ है। सेफ है। हाँ, हाँ। आजकल आप सड़क पे ज़्यादा हाँ, हाँ। एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं कंपेरेटिव टू नहीं, सही। सर्जरी। और सर जैसे सबसे ज़्यादा अगर मैं बात कहूँ तो सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है, जो जो नॉर्मली है आपके क्लिनिक पे, सबसे ज़्यादा पेशेंट किस प्रॉब्लम को लेके आते हैं? तो प्लास्टिक सर्जरी की जो आपने कहा ना, मुझे क्या पैशनेट, हाँ, पैशनेट प्लास्टिक कहती है। प्लास्टिक सर्जरी में एक खास बात ये है कि हाँ। ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। हुँ। हर अगला पेशेंट हमारे लिए डिफरेंट पेशेंट होता है, डिफरेंट प्रॉब्लम लेके आता है। इट इज़ नॉट लाइक के हड्डी के डॉक्टर हैं तो ठीक है, उनकी हड्डी टूट रही है तो कभी ये हड्डी कभी वो हड्डी, उन्हें वही हड्डी ठीक है, जोड़नी है। ठीक है। हमारे पास हर मरीज को ये हम सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब ट्रीट करते हैं। तो ऑलमोस्ट हर पेशेंट नहीं, डिफरेंट लेकिन होता है। लेकिन मेरा मेरा सवाल सिर्फ हाँ, इतना मैं सा है कि आपकी वो बात समझ कौन रहा से हूँ। तरीके का आता है? जैसे अरे मैं आपको वही लिपोसक्शन का बताऊँ, आता है या मेरठ में रिकंस्ट्रक्टिव मैं का आपको आता है? बताऊँ, रिकंस्ट्रक्टिव इज रिकंस्ट्रक्टिव अगर सर्जरी की बात करें तो बिकॉज रिकंस्ट्रक्टिव का एक मेजर कॉज है ट्रॉमा। हुँ। ट्रॉमा किसी को किसी भी तरह का हो सकता है, तो ठीक हमारे है। पास हर तरह के मतलब पेशेंट आते हैं। एक उंगली के लिए मैं स्पेशली लोगों को जागरूक बनाना चाहूँगा। मेरे पास फिंगर कटे हुए काफ़ी लोग बच्चे आते हैं, अच्छा, यंग एज। उँगलियाँ। और उसका जो एक मेजर कारण मैंने अभी डिटेक्ट किया है, हुँ, जो आजकल एडवांस मोटरसाइकिल्स आ रही हैं, हुँ। उनकी चेन साफ करने में बहुत से बच्चे अपनी उंगली गंवा बैठते हैं। अच्छा। और वो क्योंकि आजकल वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चेन साफ करते हैं और उनकी हुँ। उंगली उसमें आ जाती है। तो मुझे लगता है पिछले 3-4 सालों में कम से कम 15 से 20 लड़कों की सिर्फ उंगली जोड़ अच्छा, चुका हूँ। हाँ, उँगलियों के हाँ। पेशेंट ज़्यादा हैं। और एक ऐसा ही फीमेल्स में, औरतें वॉशिंग मशीन में, चलती वॉशिंग मशीन में कपड़े निकालने की कोशिश करती ठीक हैं, है। उससे भी उंगली कटती है। अच्छा, उससे भी उँगली कटती तो है। ये दोनों चीज़ें ना करें तो काफ़ी हद तक बच और सकते हैं। ऐसी कौन-सी सर्जरी है जिसको आप ये लगते हैं कि भई इसमें चुनौतियाँ ज़्यादा हैं? तो ऐसी कौन-सी देखिए, सर्जरी है? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हमेशा चुनौतीपूर्ण चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि और वही मेरा पैशन रहा है। माइक्रोवेस्कुलर, एक्चुअली उंगलियां जोड़ने में बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं हाँ। जिन्हें जोड़ा जाता है, तो माइक्रोवेस्कुलर बेसिकली मेरा पैशन है। और मैं एक क्लब है, इंटरनेशनल क्लब हुँ, सुपर माइक्रोवेस्कुलर सर्जन्स। तो हुँ। आई एम द ओनली मेंबर फ्रॉम मेरठ जो नहीं, सुपर ऑब्वियसली सर, वो हमें पता है। मतलब जैसे मैंने अरे सबसे पहले इंटरव्यू स्टार्ट करने से सबसे पहले यही कह दिया था कि हम प्रसिद्ध लोगों का ही कर रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग बिकॉज सुपर माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी का एक दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। हुँ। ये काफ़ी थकाऊ काम है। अच्छा, मतलब आपको थकाऊ कैसे? माइक मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इंजरी जो आती है वो रात को आती है। हुँ। और हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट। मतलब वो रात में एक्सीडेंटली पेशेंट आते हैं, और रात में आपको जब, जैसे मैंने उंगली जोड़ने की बात की या हुँ, हाथ जोड़ने की बात की, रात को आपको बैठ के माइक्रोस्कोप में 4 से 6 घंटे काम करना होता है। हुँ। तो नॉट एवरीबडी इज रेडी टू डू दैट। नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ें कहा ना कि मेडिकल प्रोफ़ेशन में ये सब सी चीज़ है। जी अच्छा सर, जैसे आजकल लेज़र ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर हो जी रहा जी। है, तो लेज़र ट्रीटमेंट के जो बारे में पेशेंट को आपके हिसाब से क्या ध्यान रखने चाहिए कि लेज़र स्टार्ट करने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए उसको देखिए, लेज़र से? लेज़र, अगर आप ऐसे बोलते हैं, लेज़र इज ए इंस्ट्रूमेंट। हुँ, और लेज़र के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। हुँ। जैसे लेज़र प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी वाले लेज़र्स अलग हैं। सेम लेज़र्स यूरोलॉजी में भी यूज़ होते हैं, अलग ओके, मतलब अलग लेज़र्स। कुछ लेज़र्स न्यूरो सर्जरी, मतलब हर जगह के लेज़र अलग हैं। ठीक तो है। पहले तो कई बार मरीज को ये भ्रम रहता है कि एक ही लेज़र से सब हो जाएगा। नहीं, ऐसे ज़्यादातर हाँ, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि जैसे मैंने कहा ना कि ज़्यादातर जो कॉस्मेटिक लेज़र की मैं वहाँ बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर वो वाले मैं कहता हूँ जो हाँ, कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक में लेज़र। ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ तो कॉस्मेटिक में अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे मेरठ में कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड मैं लेज़र जो पॉपुलर वाली बात कह रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, लेज़र्स कराने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ ये है कि आपको अपने क्लिनिशियन से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि वेदर आपको लेज़र ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं हुँ, चाहिए।
दूसरा, क्या वो लेज़र ट्रीटमेंट आपको फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि एवरी कंडीशन इज़ डिफरेंट। हर पेशेंट के लिए लेज़र नहीं है, हर लेज़र पेशेंट के लिए नहीं अच्छा। है। तो आप ये समझिए कि जैसे आपको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो लेज़र में आज के बहुत कॉमन है कॉस्मेटिक्स में, जैसे लेज़र हेयर रिमूवल, अनचाहे बालों को लेज़र से हाँ, हटाना। वही सेम। ये एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है जो लेज़र से किया जाता है, और मुझे लगता है वन ऑफ द नंबर 1 प्रोसीजर है जो लेज़र से होता है। तो इसमें आज के टाइम Nd:YAG लेज़र या डायोड लेज़र बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है। ठीक है, तो उसमें डायोड में भी बहुत सी वैरायटी आ गई हैं, जो एडवांस मशीनें हैं। जैसे हमारे पास है जो मिनी पल्स लेज़र बोलते हैं, जो छोटी पल्स पे करती है, तो वो उनके रिजल्ट ज़्यादा बेटर होते हैं। तो आप जब भी लेज़र कराएं तो आप पहले ये डॉक्टर से, क्लिनिशियन से बात कर सकते हैं कि आप कौन सा लेज़र करेंगे, मुझे कैसे रिजल्ट मिलेंगे, कितनी बार कराना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सिटिंग में नहीं होता है, इसमें सिटिंग्स नहीं, लगती और हैं। वैसे भी सबसे मेन बात ये है कि जैसे जैसे मैंने लेज़र का पूछा, हम्म, तो आजकल हेयर ट्रीटमेंट को लेके और हेयर फॉल को लेके जी जी। बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, जैसे आपने भी देखा होगा। हम्म, तो मैं ये चीज़ ये चाहता हूँ कि जैसे आपने लेज़र को जैसे उसमें कॉस्मेटिक में बताया, तो ऐसे हेयर फॉल और हेयर ट्रीटमेंट को लेके जो मिथ हैं, उसमें आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, हेयर फॉल की बात करें आपको, तो हेयर फॉल दो तरीके से समझ लीजिए आप। एक तो जनरलाइज हेयर फॉल है, वो ठीक है। मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, यानी हम्म, जनरलाइज आपके पूरे हेयर थिन हो गए हैं। हम्म, एक दूसरा, हम जिसे जो नो कॉमनली देखते हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं उसे। हम्म, अगर आप नोटिस करेंगे तो जिस तरह से आगे से और साइड से मेल्स के बाल उड़ते हैं, फीमेल्स में ऐसे बाल कभी नहीं उड़ते। हाँ, तो इसका एक रीज़न है, वो बिकॉज मेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका एक्टिव फॉर्म 5-DHT होता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल पैटर्न बाल्डनेस। तो ओके। आप उस हार्मोन को तो नहीं हटा सकते, बिकॉज वो मेल की पहचान है, वो मेल को मेल बनाता है। तो अब वो कुछ के उड़ते हैं, लोग कहेंगे कि कुछ के उड़ते हैं, कुछ के नहीं उड़ते हैं, हाँ, बिकॉज जिनमें रिसेप्टर्स उसके लिए ससेप्टेबल होते हैं उनमें बाल उड़ते हैं, जिनमें रिसेप्टर नहीं होते उनके नहीं उड़ते। ठीक है। तो ये आपकी जेनेटिक्स की बात होगी, बट अब हम करें क्या? हम्म, करने में देखिए, मार्केट में इतने तरीके के तेल, शैम्पू मिलते हैं, और 1000 तरीके के शैम्पू तेल मिलते हैं। और मेरे एक सर थे, वो कहते थे जिस चीज़ के लिए 1000 सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, समझो उसका कोई सही सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। हकीकत है ये। तो नहीं, जैसे मैं तो अभी तो आप तो हेयर फॉल डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, आप तो प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में है। मतलब यहाँ पे मार्केट में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि बाल कैसे उगाएं, जी जी, बाल मैं कैसे बता रहा उगाएं। हूँ, बीच में अभी कुछ न्यूज़ में मैंने सुना था, यहाँ पे कुछ लोगों ने कैंप लगा के कुछ तेल लगाए, वो फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। हाँ, तो लेकिन लेकिन पता है क्या, बहुत सारी मिथ्स हैं। मिथ्स का जी मतलब ये है कि भाई मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि अगर मान लो हेयर फॉल है, तो आपके हिसाब से क्या वो क्लिनिकली, जैसे अगर आप भी प्रत्यारोपण करते हैं समथिंग, जी। तो वो जो हेयर ट्रीटमेंट है या हेयर फॉल ट्रीटमेंट है, जैसे ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो हेयर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं आप? हेयर ट्रीटमेंट में मान लो कि उसके बाल चले गए, तो वो क्या पॉसिबल है वो वापस आना? देखिए, दो चीज़ें आप समझिए। हम्म, फर्स्ट इज हेयर रिस्टोरेशन। हम्म, रिस्टोरेशन मतलब बाल चले गए, हम उन्हें वापस ला रहे हैं। हम्म, दूसरा है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक ठीक है। है, रिस्टोरेशन तब तक ही पॉसिबल है जब तक आपके बालों में जड़ें पॉसिबल है। हम्म, अगर वहाँ पे जड़ें हैं तो कुछ दवाइयाँ हैं, वो पॉसिबल है। और कुछ मतलब खाने की और लगाने की दवाइयाँ होती हैं, जिनके कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे हम हम्म, बालों को वापस पा सकते हैं। ठीक बट है। आप ये एक्सपेक्ट करें कि पहले जैसी डेंसिटी हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। हम्म, ठीक। दूसरा, हेयर ट्रांसप्लांट। मान लीजिए आपकी बालों की जड़ें ही लगभग खत्म हो गई हैं, वहाँ पे बिल्कुल बाल नहीं बचे हैं, तब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। हम्म, हेयर ट्रांसप्लांट में हम उन बालों को चुनते हैं जो उनकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है। जैसे सिर के पीछे के हिस्से के बाल अगर आप ठीक है। देखेंगे, हाँ, तो ये बाल सबसे लंबे होते टाइप हैं। 7 बाल्डनेस तक भी बचे रहते हैं। जैसे अनुपम खेर एक एग्जांपल है, तो हाँ, उनके भी बाल ये बचे हुए हैं। हम्म, तो इन बालों को निकाल कर आगे लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है। ये हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर होता है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लोगों के अंदर भ्रम बने हुए हैं कि इससे याददाश्त चली जाती है, इससे और हम्म, सर दर्द हो जाता है इससे। दैट्स ऑलमोस्ट मिथ्स। हम्म। ऐसा इनका कोई इससे रिलेशन नहीं है।
तो लेकिन जैसे मैं अगर आपको कहूँगा कि जिस किसी के बाल गायब हो रहे हैं या किसी के बाल नहीं है, क्योंकि ये आजकल यंग जनरेशन में भी हो रहा है, जी। तो आपको उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि भाई उन्हें जिसके बाल अभी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं तो वो कैसे बचाए? देखिए, बालों के जाने में मैंने आपको बताया एक रीज़न है, अगर हम मेल्स में बात करें 5 DHT। तो 5 DHT को तो आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक वो है। तो आपके तो पास उसके है। मतलब उड़ेंगे ही उड़ेंगे। हाँ, नहीं वो जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स के साथ आपके पास मेल पैटर्न हार्मोन है, तो ठीक है। आपको उसका सामना तो करना पड़ेगा, ठीक है। बट यू कैन डिले दैट। अच्छा। हाँ, हमारे पास कुछ दवाइयाँ होती हैं जो 5 DHT रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, हम्म। तो आप उन रिसेप्टर को ब्लॉक करके रखिए, बट ये कि आपको दवाइयाँ लगातार लेनी पड़ेंगी। अच्छा, तो मतलब उससे वो वहाँ रुके रहेंगे। हाँ, वो रुके रहेंगे, है ना? तो ठीक है। ये हम उन्हें डिले कर देंगे कि भाई जैसे जैसे हमारा, मान लीजिए जो बाल 30 साल तक उड़ने वाले थे, वो 50 साल तक चलेंगे, तो दैट्स एनफ। हाँ। हाँ, ठीक है। तो सेम चीज़ है, बट यू हैव टू डू दैट कंटिन्यूसली। आप ऐसा नहीं कि आप एक जादू करा और वो रुक जाए। दो साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट मॉलिक्यूल्स। कुछ दवाइयों पे रिसर्च चल रही है कि हो सकता है ऐसी दवाई आए जो सीधा जाके 5 DHT और रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे। अच्छा। हाँ, बट स्टिल अभी ऐसा कोई मेथड नहीं है अभी कि ऐसा अवेलेबल कोई नहीं। हम एक दवाई दें और बिल्कुल वो रुक जाए। तो हमें जो दवाइयाँ हैं वो लगातार लेनी पड़ेंगी। दूसरा, एक और आज के समय में स्ट्रेस और खान पान हमारा काफ़ी गड़बड़ हो गया है। खासतौर से मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए एक ज़रूरी हिस्सा है। प्रॉपर नींद आजकल लोग नहीं लेते हैं। अच्छा, मतलब ये भी एक कारण है। ये हर चीज़ का कारण है। आप बालों का नहीं, बाल, खाल, दिल, दिमाग सबके रिपेयर के लिए प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको चाहिए। नहीं सर, और वैसे भी जैसे मैंने एक ही चीज़ें कहा कि कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन में जो डॉक्टर के पास आने में, जैसे आपका बाहर मैंने वो देखा भी कि एवरी टाइम यू हैव टू शाइन। तो वो जो शाइन है वो बेसिकली, चाहे मैं मेल की बात कहूँ चाहे मैं फीमेल की बात कहूँ, तो ये सब चाहते हैं कि वो हमेशा शाइन करते रहें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अगर मैं वन वर्ड में आपको, हाँ। दैट इज स्लीप। दैट इज स्लीप। या आप स्लीप का कोई तोड़ नहीं है। अच्छा। इफ यू आर हैविंग 8 आवर्स साउंड स्लीप, हाँ। ऑलमोस्ट आपके पूरे दिन की जितनी रिपेयर है वो बॉडी अपने आप कर लेती है। अच्छा, तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो शाइन करने का, पूरी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए एक सिंगल चीज़ अगर सबसे ऊपर रखी जाएगी, दैट स्लीप। अनदर वन इन न्यूट्रिशन, आप सही न्यूट्रिशन लें, ठीक है। थर्ड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, मैं उसे थर्ड नंबर पे रखता हूँ। थर्ड नंबर पे। स्लीप इज अबव एक्सरसाइज। क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, तो वन पेशेंट में आपको एग्जांपल बताता हूँ। ही वाज अ बिजनेसमैन एंड ही वाज डूइंग, मतलब जिम रेगुलरली, के सुबह 4 बजे चला जाता है जिम, और रात को 11-12 बजे वो अपनी दुकान बंद करके आता है। तो आप 12 से 4 सो रहे हैं, तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, वो वेस्ट है। वो आए मेरे पास, ही वाज हैविंग प्रॉब्लम ऑफ गायनेकोमेस्टिया, ही केम फॉर दैट, गायनेकोमेस्टिया हो गया है मुझे। वो जिम में जाके प्रोटीन भी ले रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ केवल एक सवाल पूछा, मैं कहा आप दौड़ पाते हो? नहीं सर, सांस फूल जाता है। मैं उनका, ऐसी आपकी जिम का क्या फ़ायदा कि आप दौड़ भी नहीं पा रहे हो, 50 मीटर नहीं दौड़ पा रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज आप पुरानी, कितनी आप वो पढ़ेंगे कि ये आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि कॉर्पोरेट से कोई फिल्म इंडस्ट्री से खूब जिम करते थे और वो सडनली कोलैप्स हो गए। सही बात है। तो उन सब में जो सबसे बड़ा रीज़न है, दैट्स लैक ऑफ स्लीप। तो इसका मतलब जो, अगर हम ये चीज़ें कहें कि अगर हम अपनी पूरी इस मेडिकल लाइन को या पूरी बॉडी को भी ये चीज़ें कहें, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो शाइन करने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सोना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आपकी बॉडी अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जो सब कुछ रिपेयर कर सकती है, लेकिन आपको उसे टाइम देना है उसे रिपेयरिंग के लिए टाइम देना है। नहीं, सही है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको भी स्किन और कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं द विंसी क्लिनिक पे, और जो गढ़ रोड पे पड़ता है।